नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे शहर और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न स्थानीय संगठनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान नड्डा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। वहीं उनके दौरे को राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो वहीं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में खेल और युवा कल्याण के क्षेत्रों में कई नई योजनाएं और पहले लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार खिलाड़ियों और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि युवा कल्याण योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास, खेल प्रतिभा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता लगातार बनी रहेगी और प्रदेश के युवा इससे लाभान्वित भी होंगे। हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही खेलों के उन्नयन के लिए डिजाइन किया हुआ खेलो एमपी यूथ गेम बहुत सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश में चल रहा है। आप सब 13 जनवरी को लॉन्चिंग कार्यक्रम के साक्षी बने थे। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जिस मंतव्य के साथ हमने उस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक प्रकार से इंटरनेशनल इवेंट जैसी उसकी छटा थी। 13 जनवरी से ही लॉन्चिंग कार्यक्रम से ही पूरे प्रदेश में 28 खेल जो हमने खेलो एमपी यूथ गेम में आयोजित किए हैं उनकी प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के सभी 313 ब्लॉक्स में जिन खेलों की प्रतियोगिताएं होनी थी वो आयोजित हुई। टोटल मिलाकर 28 खेल हमने आयोजित किए हैं, जिसमें से 21 खेल ब्लॉक स्तर पर, 21 खेल जिला स्तर पर, जिले के बाद 11 खेल सीधे राज्य स्तर पर और 10 खेल जिले से संभाग और फिर संभाग से राज्य स्तर तक होने हैं और 7 खेल सीधे राज्य स्तर पर होने हैं। तो ब्लॉक से लेकर और राज्य स्तर तक संपूर्ण कैलेंडर हमारा बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। 313 ब्लॉक में सभी जगह खेलों की प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं। उसके साथ ही जिलों में भी खेलो एमपी यूथ गेम की प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। संभाग स्तर पर अब शुरुआत हो गई है। जैसा हमने एक बड़ा प्रयोग किया था जो बहुत सफल रहा है कि अब खेलो एमपी यूथ गेम हम सभी खेल संघों के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं। सभी खेल संघ के माध्यम से ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। अमूमन यही मध्य प्रदेश की टीम निकल के आएगी। जैसा मैंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ये प्रतियोगिताएं हो गई हैं, संभाग में शुरू हो गई हैं और 27 तारीख से हम अब राज्य स्तरीय खेलो एमपी की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम 27 तारीख को शाम को 6:30 बजे
भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि होंगे और हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वैसे तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रदेश के 9 स्थानों पर आयोजित की जा रही हैं। भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा और नर्मदापुरम। पहले भी मैंने बताया था कि भोपाल में एथलेटिक्स, फेंसिंग, पुरुष क्रिकेट, कैनोइंग, कायाकिंग, रोइंग, तैराकी, शूटिंग, पुरुष हॉकी, बॉक्सिंग, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इंदौर में बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, शिवपुरी में महिला क्रिकेट, ग्वालियर में महिला हॉकी, पिट्टू और बैडमिंटन, उज्जैन में मलखम्ब, योगासन, रस्साकशी, कुश्ती, जबलपुर में खो खो, आर्चरी, रीवा में फुटबॉल और नर्मदापुरम में ताइक्वांडो और शतरंज। ये राज्य स्तरीय हमारी प्रतियोगिताएं इन 9 स्थानों पर प्रदेश में होंगी, जो लगभग हमारे संभागीय मुख्यालय हैं। उद्घाटन कार्यक्रम भोपाल में 27 तारीख का होगा और इन सब जगह पर भोपाल के कार्यक्रम का ई प्रेजेंस भी रहेगा, पूरे प्रदेश में होगा। जैसा मैंने बताया कि हम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी होंगे। शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम होगा और देश के हमारे यशस्वी खेल मंत्री जी इस कार्यक्रम की मनसुख भाई अध्यक्षता करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम में जहां हमारे प्रदेश से आए हुए खिलाड़ियों की परेड मार्च पास्ट होगा, तो उसके साथ ही खेल से जुड़ी हुई खेल के इतिहास और युवा खिलाड़ी खेलों से जुड़ सकें, उसकी एक बहुत ही व्यवस्थित प्रस्तुति मुंबई के आर्टिस्ट द्वारा की जा रही है। वो एक कार्यक्रम होगा। उसके साथ ही एक एरोबिक और मलखम्ब और इन सबको मिलाकर, पारंपरिक खेलों को मिलाकर एक बड़ी प्रस्तुति कर रहे हैं और उसके साथ ही मोटिवेशनल सॉन्ग्स और खिलाड़ियों में नए उत्साह भरने के लिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर भी अपनी प्रस्तुति इस कार्यक्रम में देंगे। 27 तारीख को शाम को 6:30 बजे भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में ये रंगारंग हमारे खेलो एमपी यूथ गेम के प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा और उसके बाद हमारी ये प्रतियोगिताएं पूरे प्रदेश में शुरू होंगी, भोपाल में भी होंगी। 31 तारीख को हम इसका समापन भोपाल में ही करेंगे, जिसमें मेडल सेरेमनी होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस मंतव्य के साथ, जिस लक्ष्य को लेकर हमने खेलो एमपी यूथ गेम की शुरुआत की थी, उसको हमने पाया है। सभी एसोसिएशन के साथ मिलकर शायद देश में पहली बार यह हमने सफल प्रयोग किया है। लॉन्चिंग का रंगारंग कार्यक्रम और अब उद्घाटन का रंगारंग कार्यक्रम इस पूरे इवेंट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके पहुंच रहा है। इसीलिए हमने 313 के 313 ब्लॉक में ये प्रतियोगिताएं हुई हैं और अभी तक खेल विभाग अपनी प्रतियोगिता कराता था, संघ अपनी प्रतियोगिताएं कराते थे। किसी प्रतियोगिता में कोई बच्चे आते थे, किसी में कोई खिलाड़ी आते थे। अब जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम, इतना बड़ा कैचमेंट, इतने बड़ी संख्या के खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने का मौका मिला है। तो ये एक बड़ा प्रयोग हमारा सफल रहा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब देश भर में इस प्रयोग को निश्चित रूप से बाकी राज्य और केंद्र की तरफ से भी शायद इसको लागू किया जाएगा। तो इसमें नीचे तक के बहुत ग्रामीण स्तर के भी कार्यकर्ता हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है
और इसके माध्यम से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले पाए। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस दौरे के दूसरे दिन राज्य में निवेश के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की और निवेशकों को राज्य के विकास संभावनाओं और उद्योगों में तेजी से बढ़ते अवसरों के बारे में भी बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने निवेशकों को मध्य प्रदेश की अनुकूल नीतियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी समर्थन के बारे में भी जानकारी दी, ताकि राज्य को मुख्य आपको बता दें निवेश गंतव्य के रूप में भी आगे बढ़ाया जा सके। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रभावी सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए उभरता हुआ प्रमुख राज्य बन रहा है। वहीं ऑटोमोबाइल और रीयूनेबल एनर्जी, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, आईटीएस और एग्री प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स में तेजी से विकास हो रहे हैं। निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार का मजबूत समर्थन मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना रहा है। इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है। रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है परस्पर आत्मीयता के। तो वहीं धार की भोजशाला मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वहीं भोजशाला परिसर सहित पूरे धार शहर में 8000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या अफवाह से सख्ती से निपटा जाएगा। तो वही भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने परंपरा के अनुसार पूजा करने की अनुमति दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक भोजशाला परिसर में सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक पूजा होगी, जबकि नमाज का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं आपको बताते चले, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों समुदाय तय समय और साथ ही व्यवस्था के अनुसार अपने अपने धार्मिक और अनुष्ठान करेंगे, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और परंपराओं का सम्मान हो सके। ये फैसला लंबे समय से चले आ रहे विवाद में संतुलन और शांति बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मैंने इसीलिए आप लोगों से मुखातिब होना ज़रूरी समझा कि कोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई है
और उसके बाद से न्यूज़ रिपोर्ट्स में बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स तुरंत में ऑनलाइन पब्लिश हो रही हैं। मेरा सभी मीडिया ग्रुप से भी ये आग्रह रहेगा और हमारे जो आमजन यहाँ नागरिक हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि अपने स्तर पे कोर्ट में हुई सुनवाई का इंटरप्रिटेशन या उसका जो अर्थ निकालने का कृपया प्रयास ना करें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई कोई भी एक चीज़, एक लाइन हो सकता है विरोधाभासी हो। ज़िला प्रशासन भी हमारे जो अभिभाषक वहाँ पे मौजूद हैं उनसे विचार विमर्श करके जब लिखित रूप से आदेश ऐसे मामलों में जब जारी होता है आधिकारिक रूप से, वो हमें मिलेगा। हम शासन से और अपने अभिभाषकों से उसका सही अर्थ निकाल कर आगे की इसमें जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। उसके बाद जब एक बार इसमें रिटन में जब हमें ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बात तय है कि इसमें हम लोगों को आगे की कार्रवाई करने के लिए वैसे भी हम सभी के साथ एक बार बैठेंगे। प्रयास ये रहेगा कि आज किसी समय उसके लिए बैठ कर के आगे की पूरी रणनीति तय करेंगे। अभी मैं आप लोगों के बीच में केवल और केवल इसलिए आया हूँ कि कई बार ये होता है कि इंटरप्रिटेशंस अलग अलग जो हैं किसी कोर्ट की सुनवाई के हो जाते हैं और उससे फिर शहर का माहौल बहुत ख़राब होता है, जिसकी आशंका से आप लोग भी मानेंगे कि इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आम जन के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, जैसे मैंने कल भी अपनी अपील में कहा था, कृपया अभी सुनवाई का कोई इंटरप्रिटेशन अपने स्तर पर मत करिए। लिखित रूप में आदेश आ जाने के बाद हम आधिकारिक रूप से, व्यवस्थित रूप से उस बात को प्रकाश में लाएंगे कि आगे की ये प्रक्रिया क्या। तो वहीं भोपाल में सड़क पर करीब 5 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा गड्ढा बन गया, जिससे सड़क की पुलिया का लगभग 15 फीट हिस्सा धंस गया। अचानक सड़क धंसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घटना के दौरान एक बाइक का पहिया गड्ढे में धंस गया, जबकि एक मैजिक वाहन संतुलन बिगड़ने के बावजूद गिरने से बच गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेर कर यातायात को नियंत्रण किया गया। तो वहीं सिंगरौली में कबाड़ माफिया बेखौफ होकर सीआईएसएफ जवान से जमकर मारपीट की। आरोपियों ने घायल जवान को नाले में फेंक दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। घायल जवान को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में छानबीन शुरू कर दी है और संदिग्धों की पहचान करने में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमला संभवतः अवैध कबाड़ व्यापार या जमीन विवाद को लेकर हुआ था। वहीं स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और ऐसे मामलों की रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं छिंदवाड़ा से शुरू हुआ सिरप कांड अब इंदौर तक पहुंच चुका है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरे नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक जिस आयुर्वेदिक सिरप को लेकर छिंदवाड़ा में बड़ा हंगामा हुआ, उसकी सप्लाई और निर्माण से जुड़े तार इंदौर के सामवेर तक जुड़े मिले हैं। वहीं जांच एजेंसियों से पहले ही सामवेर इलाके में स्थित ड्रग कंपनी को सील कर दिया था और अब उसी कंपनी के बनाए आयुर्वेदिक सिरप सैंपल जांच में फेल पाए गए। प्राथमिक जांच में सामने आया कि सिरप तय मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। तो वहीं देश की धाकड़ बेटी अर्चना धाकड़ ने अपनी मेहनत और नवाचार से एक अनोखा नेचुरल एनर्जी ड्रिंक तैयार किया है। खास बात यह है कि अर्चना ने इस ड्रिंक के लिए फूलों को खुद उगाया, फिर उन्हें प्राकृतिक तरीके से सुखाकर पूरी तरह नेचुरल प्रोडक्ट विकसित किया। अर्चना धाकड़ का ये इनोवेटिव एनर्जी ड्रिंक अब वैश्विक मंच पर पहचान बनाने जा रहा है। उसका ये प्रोडक्ट दुबई में आयोजित होने वाले गल्फ फूड 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ये उपलब्धि न केवल अर्चना की मेहनत का परिणाम है, बल्कि भारतीय नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम भी मानी जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।